जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपको पीकेटी एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 धातु और अधातु का पार्ट 2 होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप पार्ट 1 देखिए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का धातु के विभिन्न रासायनिक गुणधर्म। इसमें मैं आपको धातु का रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताने वाला हूँ कि धातु अभी वायु के साथ अभिक्रिया के लिए क्या बनाता है, इस टाइप से। ठीक है, तो एक नंबर आता है पहला पॉइंट में, धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? वायु से अभिक्रिया जब करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। और फिर क्या होता है, फिर जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। कब बनाएगा? जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु, तब। ठीक है, और जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तब लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और फिर धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तब आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है दोस्त, समझ गए? तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है धातु की अभिक्रिया। ठीक है, धातु की जब वायु के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके करके क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बना है। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या है? धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करता है। सारा धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सोडियम तथा पोटेशियम को। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का जो होता है वायु में आकस्मिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही तेजी से अभिक्रिया हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम जैसे ही रखेंगे उसमें रिएक्शन हो जाएगा। और अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, जैसे अभिक्रिया होगी इस समय आग पकड़ लेगा और जलने लगेगा। ठीक है, और इसी की इसको बचा के रखने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, सोडियम क्या है? सोडियम पोटेशियम ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसको वायु के संपर्क में आते हैं इसको में आग लग जाता है। इसको बचाने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे? वायु में आकस्मिक अभिक्रिया करती है, मतलब तेजी से अभिक्रिया करती है तथा जलने लगती है। इसलिए इनको अभिक्रिया से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वेशन देखिए, सोडियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा सीसा। ठीक है, इससे अभिक्रिया कर क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये सब जो धातु है इसमें क्या वायु के साथ क्या करता है, बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, जिसके क्या होगा, जिसकी इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत बनता है। स्लो रिएक्शन के करने के कारण इस धातु के सरफेस पे ऑक्साइड की परत बन जाता है। ठीक है, और ऑक्साइड की परत जो होता है ये दोस्तों इसके लिए लाभदायक होता है। लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसके बनने से सतह कठोर हो जाता है, और कठोर हो जाने से क्या होगा, इसको क्या होता है, और इसको वायु के संपर्क में नहीं आने देता है, जिससे इसके धातु के क्या कहते हैं, आयु बढ़ जाती है। धातु का जो खराब होने का समय है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा सीसा जैसे धातुएं वायु के साथ धीरे धीरे विक्रिया करती है। ठीक है, जिसके कारण इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह परत इन धातुओं के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि यह सतह कठोर होता है और वायु के संपर्क से आने से रोकता है। ठीक है दोस्त, तो समझिए। अब इक्वेशन देखते हैं, जिसे एल्युमिनियम को अभिक्रिया ऑक्सीजन से टकराते हैं तो क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार मैग्नीशियम के अभिक्रिया ऑक्सीजन से टकराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये सब क्या है, वायु के साथ कम अभिक्रियाशील करता है, धीरे अभिक्रियाशील करता है। ठीक है, अभिक्रिया करके बनाता है। ठीक, समझिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, आयरन के साथ अभिक्रिया। दोस्त, वायु में गर्म करने पर भी क्या कहता है, वायु में जब आयरन को गर्म करने के बाद भी लोहा जो था, जो आयरन है वो अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया कैसे कराएंगे आयरन को? आयरन को अभिक्रिया कराने से पहले
उसके लोहे को चूर्ण को बनाएंगे, फिर लोहा को उसको चूर्ण बनाएंगे, ठीक है। और उसी चूर्ण को जब ज्वाला में डालेंगे तब तेजी से अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया इसको वायु में गर्म करेंगे तो भी नहीं होगा। इसको अभिक्रिया कराने के लिए क्या करेंगे, उसको चूर्ण बना के ज्वाला में डाल लेंगे तब तेजी से अभिक्रिया होगा, ठीक है। और याद रखिए दोस्त, चांदी तथा सोना ये क्या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। चांदी और सोना ही ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड? क्या करता है दोस्त, वह धातु का ऑक्साइड जो क्या करता है, जो अम्ल के साथ तथा क्षार के साथ, दोनों के साथ, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या होता है, वह धातु ऑक्साइड क्या है, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसको देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए, जैसे Al2O3 को जब कराते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। HCl क्या है, एसिड है, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। फिर दूसरा रिएक्शन देखते हैं, Al2O3 को जब क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH साथ क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है और साथ में जल का हो जाए, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड में याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हम लोग। अब नेक्स्ट आता है धातु की जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए। जब धातु के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब धातु ऑक्साइड वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। फिर आता है जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जैसे अभिक्रियाशील धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम धातु क्या करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। इक्वेशन देखेंगे, 2Na + H2O जब का रिएक्शन करता है तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। वैसे ही कैल्शियम का अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अब आता है एक नोट पॉइंट में लिखिए, नोट पर देखिए दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, ठीक है। क्यों तैरेंगे, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। क्या होता है दोस्त, जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला उठने लगेगा, ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन गैस का बुलबुला उठेगा ये सब धातु के साथ चिपक जाता है और चिपकने से क्या होगा, ये सब भी तैरने लगता है, ठीक है। अब आता है और दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्त, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जो कि कम क्रियाशील धातु है वह केवल भाप के साथ अभिक्रिया करे, ठीक है। एल्युमिनियम आयरन क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु होने के कारण वो क्या करता है, केवल जल के भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसका इक्वेशन देखेंगे, 2L2LO + 3H2O जब रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार जब 3Fe+ में 4H2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, तब इसका आयरन 2,3 ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं, और जब कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन सा अभिक्रिया नहीं करता जल के साथ, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सीसा हो गया, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। क्या होता है, देखिए, अधिक क्रियाशील धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है।
तो यहाँ देखेंगे क्या धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे 2Na+2H जब कहते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, धातु जब तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे धातु की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु को दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखिए, जब धातु को दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील धातु होता है अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब विस्थापित कर देता है तो फिर क्या हुआ, इसी अभिक्रिया को हम विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। मान लिया जो अधिक क्रियाशील धातु होता है, क्या जो अधिक से क्रियाशील धातु होता है वह क्या कहता है, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करते हैं। विषय मतलब हटा के खुद आ जाता है। ठीक है, उसको हटा दे फिर अपने आप आ जाएगा, विस्थापित कर देता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है जब धातु रहेगा और एक अधातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। देखिए, जब किसी धातु की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तब क्या होता है, धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करने लगता है। ठीक है, धातु क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो क्या करेगा, धनायन वो बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा, धनायन बनाएगा। और फिर जब धातु का परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बनेगा, ऋणायन बनाता है। ठीक है, और धातु के धनायन तथा धातु के ऋणात्मक आयन मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो धातु का धनायन और अधातु का ऋणायन आपस में मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण कराता है। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होता है, वह बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। मतलब वह बंधन जो इलेक्ट्रॉन एक देने वाला हो और लेने वाला हो उसी के बीच के बंधन को बनेगा, उसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल देखेंगे इसका क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। से दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।